आज हम पढ़ने वाले हैं एक्यूट फैटी लिवर और प्रेगनेंसी ऑप्स के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। अच्छा, एक्यूट फैटी लिवर और प्रेगनेंसी जो है क्या होता है, ज़्यादातर थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो है माइक्रोवेजिकुलर, ये बात याद रखनी है कि माइक्रोवेजिकुलर फैटी इन्फ्लेमेशन होती है हेपेटोसाइट की, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है। क्योंकि ये कंफ्यूजिंग पॉइंट्स है तभी मैंने लिखा है। राइट अपर कॉर्नर पेन, एलिवेटेड अमाइनो ट्रांसफरेंसेस एंड फ्लेमेंट लिवर फेलियर, मतलब कि पेशेंट जो है एक्यूट फैटी लिवर में हमारे पास फ्लेमेंटली डेवलप कर देता है लिवर फेलियर को। प्रोफंड फिर हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया में लिवर जो है स्टोरेज फंक्शन करता है। लिवर के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं स्टोर, तो प्लेट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है। अच्छा, नोजिया, वॉमिटिंग, राइट अपर कॉर्नर पेन, परमानेंट लिवर फेलियर फाइंडिंग लैब्स के अंदर, प्रोफाउंड हाइपोग्लाइसीमिया, इंक्रीज अमाइनो ट्रांसफरेजेस, बिलिरुबिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मिलेगी हमें। मैनेजमेंट क्या है कि हमें पेशेंट को जब ये हो जाए तो हमें इमीडिएट डिलीवरी करनी है पेशेंट की। तो ये हमारे पास हो गया एक्यूट फैटी लिवर और प्रेगनेंसी, जो थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है माइक्रोवेसिकुलर फैटी डिलेटेशन की वजह से। राइट अपर कॉर्नर पेन होगा, एलिवेटेड अमाइनो ट्रांसफर, फ्लेमेंट लिवर फेलियर। याद रखना इसकी फाइंडिंग हमेशा हमें लैब में जाके देखना है। ये हाइपोग्लाइसीमिया है, प्लेटलेट का लेवल कम है, बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, तो हम लैब में जाके सवाल के अंदर देखेंगे। मैनेजमेंट क्या होगी, इमीडिएट डिलीवरी करेंगे। अगला क्वेश्चन जो लिखा है, अर्ली डिसेलरेशन क्या होती है, लेट डिसेलरेशन क्या होती है, वेरिएबल डिसेलरेशन। अर्ली डिसेलरेशन है जो मिरर करती कॉन्ट्रैक्शन में, फीटल जब हेड डिकम्प्रेस होता है तो कॉन्ट्रैक्शन के साथ हुई है, तो इसका मतलब ये है कि फीटल का हेड जो है वो कंप्रेस हो जाता है जब कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये क्या होता है, हेड में क्या होती है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर चेंज होता है। नॉर्मल स्लीप में भी जो है हमें अर्ली डिसेलरेशन मिलेगी, जबकि लेट डिसेलरेशन हमें तब मिलेगी जहाँ हमारे पास जब कॉन्ट्रैक्शन हो और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद हमारे पास परफ्यूजन जो है कम हो जाए, तो इसीलिए लेट होगी, कॉन्ट्रैक्शन के बाद आएगी, तो लेट डिसेलरेशन। ठीक है, प्लेसेंटा में तो हम इसमें क्या करेंगे, इंट्रा यूट्राइन हम पेशेंट, क्योंकि हमारे पास बच्चों को सही सप्लाई नहीं मिलेगी, प्लेसेंटा इंसफिशेंसी, इंट्रा यूट्राइन डिसेडिकेशन करेंगे, इसमें ऑक्सीजन देंगे, रिपोजिशन ऑफ यूट्रस करेंगे, और या फिर हम अमाइनो फ्यूजन या फिर सी सेक्शन की तरफ जा सकते हैं। वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या होता है, ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड होता है, या इसमें क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड की कंप्रेशन होती है, जिसकी वजह से पेशेंट जब अम्बिलिकल कॉर्ड है जो ब्लड सप्लाई करे तो बेबी को ट्रांजिएंट क्या होगी, फीटल, जब कॉर्ड कंप्रेस होगा तो हम फीटल हाइपरटेंशन हो जाएगी, डेट ट्रिगर है पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स के, बीपी बढ़ गया और वो स्लो कर देगा हार्ट रेट को। इसकी वजह से हमारे पास सिस्टेन हमारे पास नहीं रहेगा फीटल टेकीकार्डिया। सही है। अच्छा, उसके अलावा क्या होगा, इसके अंदर जो निमोनिक था 2C से कॉर्ड प्रोलैप्स होता है, कॉर्ड कंप्रेशन, और कॉर्ड कंप्रेशन होती क्यों है, एलिगो हाइड्रोमिनोस की वजह से, तो एक तीसरा काज ये भी है इस। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, अर्ली डिस्लेशन जो कॉन्ट्रैक्शन के साथ मिरर कर रही है, लेट डिस्लेशन जो कॉन्ट्रैक्शन के बाद आ रही है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन के बाद जो है प्लेसेंटा की इंसफिशिएंसी होगी, जबकि अर्ली में हमारे पास हेड कंप्रेशन होगी, जिसकी वजह से हमारे पास होगा। अच्छा, नॉर्मल स्लीप में भी मिलेगा, जबकि प्लेसेंटा इंसफिशिएंसी उसमें हम पेशेंट को क्या करेंगे, माँ को, क्योंकि प्लेसेंटा इंसफिशिएंसी तो ऑक्सीजन पोजिशनिंग करेंगे यूट्रस की, ताकि ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, हम फिजन सी सेक्शन कर सकते हैं। और अम्बिलिकल कॉर्ड जो वेरिएबल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसमें हमारे पास कंप्रेशन होती है बच्चे को, तो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स, हार्ट रेट वगैरह कम हो। सही, इसमें मैंने नहीं लिखी, 2C से याद किया था, कॉर्ड कंप्रेशन, कॉर्ड प्रोलैप्स। अच्छा, उसके बाद मैंने ऐसी जनरल बात लिखी है कि मोस्ट जो है ना बेबीज़ को डिलीवर नॉर्मली 37 भी होती है, अगर नहीं हो पाए तो 40 to 42 वीक्स में कर लेती है, जो लेट में जाती हैं। अच्छा, तो लेकिन जो नॉर्मल है, जो हमारे पास GBS की स्क्रीनिंग है वो 36 से 38 है, क्योंकि नॉर्मल हमारे पास 37 है ना, तो 2 से 3 वीक्स प्रायर तो हम GBS करते हैं। ठीक है, 37 से एक महीने पे 1 वीक पहले, और 38 1 वीक के बाद। सही है, या इस तरह से देखेंगे 40 to 42 37 नॉर्मल है, तो 3 से 5 वीक्स हो सकता है, 40 के लिए 3 और 5 जो है ना 42 के लिए 3, सो 3 to 5 वीक्स प्रायर हम GBS स्क्रीनिंग करते हैं, 36 to 38 मैंने लिखा है।
नॉन थोराइडल इलनेस हमें पता है कि थोराइड की इलनेस नहीं होती, बस सिक सिंड्रोम होता है। जब हम पेशेंट सिक होता है तो उसका हमें पता है T4 से T3 कम बनता है, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल होंगी या लो होंगी। शुरू में तो ये नॉर्मल होंगी T4 DS, बस ये बात याद रखनी है कि यूथोरासिक सिंड्रोम में T3 लो होता है। हम नोज़िया वॉमिटिंग की ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी में क्या करेंगे, ये गलत हो जाता है, बंदे को याद नहीं रहता। पहले जो है ना, हम उसे डाइटरी रेंजेस पे जाएंगे, कहेंगे स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स ले। फिर इससे भी सही नहीं होता, हम बोलेंगे विटामिन B6 और H1 एंटी हिस्टामिन दे सकते हैं। अच्छा, उससे भी सही नहीं हो तो फिर ओरल डोपा एंड सिरोटिनिन एगोनिस्ट पे जाएंगे। उससे भी सही नहीं हो तो अक्सर मैं जो सवाल के अंदर आंसर लगा देती थी वो IV फ्लूइड एंटी डायरेक्ट नहीं, पहले हम डाइटरी चेंजेस में जाएंगे, फिर विटामिन देंगे, फिर ओरल में जाएंगे, फिर IV फ्लूइड एंटीबायोटिक्स में जाएंगे। फिर भी सही नहीं हो तो हम स्टेरॉइड्स देंगे। स्टेरॉइड से भी सही नहीं हो तो फिर हमें पेशेंट को जो है ना TPN या ट्यूब फीडिंग रिफ्रैक्टरी केसेस में लगानी होगी। अच्छा, उसके बाद मैंने लिखा है कि फीटल हार्ट रेट वेरिएबिलिटी देखते हैं, ठीक है, एब्सेंट है या मिनिमल है। अगर एब्सेंट या मिनिमल है तो उसमें हमें ये एटियोलॉजीज़ का देखना है कि, ठीक है, एटियोलॉजीज़ देखेंगे कि CNS कोई डिप्रेशन ड्रग्स तो नहीं ले रहा, टेम्प्रेरी स्लीप तो नहीं है, बच्चा प्रीमेच्योर हो सकता है, यहाँ पे फीटल हाइपोक्सिया, इन सब को हमें रूल आउट करना पड़ेगा मिनिमल के अंदर। मॉडरेट यानी 6 to 25 इज़ अ नॉर्मल पैटर्न। मार्क के अंदर हमें इतना अनक्लियर सिग्निफिकेंस है, इतना ज़्यादा हो गया तो इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, कम होगा तो हमें देखना होगा। तो इस पेज में हमने पढ़ा, इस पेज में हमने ये पढ़ा है कि नॉन थोराइडल इलनेस यूथोराइड सिंड्रोम क्या होता है कि उसमें लो T3 मिलता है, बाकी सब नॉर्मल होता है। नोज़िया वॉमिटिंग की ट्रीटमेंट पड़ी है कि पेशेंट को सबसे पहले हमने जो है डाइटरी चेंजेस करवाने के स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाई, विटामिन B6 और H1 याद रखना, H1 है। फिर ओरल ड्रग्स में जाते हैं, फिर IV में जाएंगे। ओरल ड्रग्स में डोपा और सिरोटिनिन एंटागोनिस्ट, IV फ्लूइड, IV एंटीबायोटिक्स में स्टेरॉइड से भी नहीं सही तो NG लगा देंगे, ठीक है, रिफ्रैक्टरी केसेस में। उसके अलावा 6 to 25 जो हार्ट रेट नॉर्मल होती है, इससे कम होगी तो हमारे पास काज इसको रूल आउट करने, ज़्यादा होगी तो हमें अनक्लियर सिग्निफिकेंस। अच्छा, अब अगला जो मैंने लिखा है ऐसे ही लिखा था ताकि याद है कि एंटी जो RH का इंजेक्शन होगा वो हम 24 से 28 वीक में लगाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो 35 जो है, और डायबिटीज़ मेलाइटिस का टेस्ट भी 35 to 37 जो है, हम GBS की जो है ना स्क्रीनिंग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा ओलिगोहाइड्रोमिनोस क्या होगा अगर 5 से कम हो, 24 से ज़्यादा। वैसे तो मैंने 5 और 25 का टेबल से याद किया, लेकिन 5 और 24 है, ठीक है। यहाँ पे सिंगल पाउच जो है लेस दैन 2 सेंटीमीटर हो तभी हम ओलिगो कहते हैं। अच्छा, अगर रुबेला जो है ना सेकेंड ट्राइमेस्टर तक हो, वैसे तो सेकेंड ट्राइमेस्टर 12 तक होता है, लेकिन उसके भी 4 अबव है, 16, तो टर्मिनेट करेंगे। अबव 16 होगा तो हम रीअश्योरेंस करेंगे। रुबेला की वजह से 3 बीमारियाँ मतलब उन्होंने रिसर्च की और उन्होंने कहा कि 16 के बाद इतने अफेक्ट नहीं होते। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 3 C's के अंदर क्या आता है रुबेला की वजह से, कैटरेक्ट, कॉक्लियर डिफेक्ट, कार्डिक एबनॉर्मलिटी। 3 C's आँख, कान और दिल का मसला होता है, बस ये याद रखना। SLE में हमारे पास हमें पता है कि एंटीकोगुलेंट, बीटा ग्लोबिन, कार्डियोलिपिन, ये 3 टेस्ट करवाने, याद नहीं रहते, मतलब वो जाए। अच्छा, अगर फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर होता है उसमें हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनम जो है ना, मगैली वगैरह। हमारे पास अगर डायबिटीज मेलाइटिस स्टार्ट में हो जाए तो हमें हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से ऑर्गेनोपैथी मिलेगी। अच्छा, अगर BP जो है हमारा 140/90 है या 160/110, 140/90 है तो ये हमारा BP हाइपरटेंशन में जा रहा है। अगर 160/110 हो गया तो ये सेवियर हाइपरटेंशन है हमारे पास।